नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आज की हमारी इस कक्षा के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं आर एस मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए। तो पॉलिटी का ये पहला आज हमारा पार्ट होगा जिसमें हम हर बार किसी न किसी एक अवधारणा पर आधारित प्रश्न लेंगे और उससे जुड़े विविध प्रश्नों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपकी जो एनालिटिकल क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, आपके सोचने की, आपके विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे और आपका जो भी ज्ञान आपने इतने दिनों में प्राप्त किया है उसका प्रश्नों में सही तरीके से प्रयोग करना भी सीख पाएंगे। तो जैसा कि अभ्यास और निरंतरता किसी भी व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र माना जाता है, तो वही आपको करना है। आप नियमित रहें हमारे साथ और अपने अभ्यास के माध्यम से अपने आप को बेहतरीन बनाएं, यही मेरी कोशिश इसमें रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सिद्धांत के साथ में, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न भी मैंने आपको दिए हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो एक सिद्धांत पढ़ा जाता है पॉलिटी के अंतर्गत जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत इसे हम कहते हैं, या फिर एक और जो सिद्धांत के रूप में हम इसे जानते हैं वो है अवरोध। ठीक है, नियंत्रण के स्थान पर हम अवरोध शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है और कैसे इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोग हुआ है, भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ प्रश्न हमारे पास बन सकते हैं जिनके मैंने टाइप्स आपको दिए हैं, जैसा कि लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है? सत्ता में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? और भारतीय संविधान में अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने इसकी सफलता को सुनिश्चित किया है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो ये जो चौथा प्रश्न है ये एक आदर्श प्रश्न है जिसमें आपको न केवल अवरोध और संतुलन का जो प्रयोग भारतीय संविधान में हुआ है उसको दर्शाना है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कैसे इसकी वजह से भारतीय संविधान आज तक बना रहा है। अर्थात भारतीय संविधान जो है उसमें आज भी वही की वही निरंतरता बनी रही है, किसी तरह का कोई नुकसान भारतीय संविधान को नहीं हो पाया है, ये आपको बताना है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और वर्तमान में क्या इसकी स्थिति है। तो दोस्तों, कोई भी जो देश है उसमें संविधान का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो ये निर्धारित करे कि जनता जो है उसे किस तरह की एक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। तो संविधान का काम है जनता के शासन को सुनिश्चित करना। ठीक है, जनता के शासन को सुनिश्चित करना। तो लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में चूंकि जनता द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, लेकिन संविधान का काम होता है कि वे प्रतिनिधि जिनको चुना गया है वे अपने काम को सही तरीके से करें और वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। सामान्यतः किसी भी जो सरकार है उसके अलग अलग कार्य माने जाते हैं। 3 अलग अलग तरह के कार्य जो है हम अलग अलग सरकार के मानते हैं और इसी क्रम में शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है उसको एक आदर्श मॉडल माना जाता है। देखिए, मैंने शब्द का प्रयोग किया है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण एक अलग चीज है और नियंत्रण एवं संतुलन एक अलग चीज है। तो एक सिद्धांत तो जहां पर प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का पृथक्करण, और दूसरा जो सिद्धांत है वो होता है नियंत्रण एवं संतुलन। ये दोनों वैसे तो एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है जो भी आपको समझ लेना चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो सरकार के 3 अंगों जिनको हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, इन तीनों के बीच शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को दर्शाता है कि ये जो तीनों अंग हैं
इनको अलग अलग कार्य दिए गए हैं और ये अपने अपने कार्य को करते हुए किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत इन तीनों अंगों को एक दूसरे पर नियंत्रण भी प्रदान करता है। तो शक्ति पृथक्करण एक मौलिक काम है। आपको पता होना चाहिए ये जो तीनों संस्थान हैं इनका काम क्या क्या होता है। दोस्तों, विधायिका का काम होता है विधायन, मतलब कानूनों का निर्माण करना। इसके बाद में कार्यपालिका आती है और कार्यपालिका का काम होता है नियमन करना, मतलब जो विधायन का काम जो हो गया, जो विधेयक बन गए या जो कानून बन गए उन कानूनों को रेगुलेट करते हुए उनको लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है नियंत्रण का, अर्थात जिन कानूनों को बनाया गया है उनको कानूनन तरीके से ही लागू करना और उनकी समीक्षा करना। ये काम हमारी न्यायपालिका के होते हैं। तो शक्ति पृथक्करण तो यहाँ पर हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं शक्ति संतुलन का सिद्धांत की, तो शक्ति संतुलन इनके पृथक्करण के साथ साथ आपस में इन तीनों को एक दूसरे पर निर्भर भी बना देता है। अर्थात ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करने का काम करते हैं, तीनों एक दूसरे का संतुलन करने का काम करते हैं। जैसे कि विधायिका क्या है, अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विधायिका का काम हमेशा न केवल कानून बनाना होता है बल्कि सरकार का गठन करना भी होता है। हमारे देश में संसद के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे कार्यपालिका अर्थात हमारी सरकार का निर्माण करते हैं और यदि चाहें तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसे हटा भी सकते हैं। तो ये काम जो है किसका होता है, हमारी जो विधायिका है उसका। इसी तरह से कार्यपालिका में जो हमारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं, वे अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो तुरंत वे जो है सरकार का या विधायिका का विघटन कर सकते हैं। और जिस तरह सरकार विधायिका का विघटन कर देगी तो फिर उसके बाद नए चुनाव होंगे, तो इस तरह से विधायिका का भी विघटन यहाँ पर किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका जो है उसके विधायकों की, जो न्यायपालिका है उसके खिलाफ महाभियोग लाने का काम जो है हमारी विधायिका के पास होता है। तो इस तरह से वो विधायिका पर रोक लगा सकती है, न्यायपालिका पर रोक लगा सकती है। और न्यायपालिका जो है बने हुए कानूनों की समीक्षा करके उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। तो इस तरह से आपस में एक दूसरे पर ये जो अलग अलग तरह के जो बैलेंसेस हैं, जो संतुलन है या फिर किसी तरह से शक्तियों का जो आपस में बंटवारा और उसके बाद एक दूसरे पर निर्भरता जो बनाई गई है, इसे ही हम नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी संविधान के सफल होने में इस नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर कोई छोटे समूह के हाथ में हमने पूरी शक्तियां दे दी तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो उस संविधान के मूलभूत जो तत्व हैं उन्हीं को नष्ट कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि पूरी शक्तियां आ जाए तो वे अपने आप को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए इस तरह से अन्य जो उसको रोकने वाले तत्व होते हैं उनको नष्ट करने का प्रयास कर लेता है। तो हमारे यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा बहुत सी जो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि हमारे अधिकारियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं। इसी तरह से निर्वाचन आयोग का काम स्पष्ट रूप से समय समय पर निर्वाचन कराना होता है। तो ये सुनिश्चित करते हैं कि भैया अगर कोई एक कोशिश करे अपने आप को बड़ा करने की, जैसे कि कार्यपालिका यदि कोशिश कर रही है कि नहीं वो अपने आप को सर्वोच्च साबित करेगी, जनता से भी ऊपर हो जाए, तो ऐसे में न्यायपालिका और विधायिका की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको अतिक्रमण को रोक ले, नियंत्रित कर ले। और इसी चीज के प्रयोग की वजह से कई बार भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित हुई है। तो यही हमें ध्यान रखना है कि जो हम जब इस प्रश्न का उत्तर दें तो न केवल हम शक्तियों के पृथक्करण को बताएं बल्कि इसके साथ साथ उन तत्वों को भी दर्शाएं जो नियंत्रण और संतुलन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक पूरा का पूरा ब्रीफ दे दिया है कि कैसे आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। समीक्षा करने के दौरान आप कुछ और चीजें भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर भारतीय संविधान के संदर्भ में हमने शक्ति पृथक्करण की बात की तो भारतीय संविधान में कंप्लीट अलगाव नहीं है। आज एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से चुनी जाती है। भाई हमारी कार्यपालिका जो है अर्थात जो सरकार है उसका चुनाव अक्सर विधायिका में से ही होता है। तो ऐसे में विधायिका कार्यपालिका पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रख पाती है।
क्योंकि विधायिका के अंदर जो लोग हैं या जो है वह एक ही दल के बहुमत प्राप्त होते हैं, तभी जाकर के कार्यपालिका के रूप में सरकार वो बनाते हैं। जैसे कि आज की हमारी विधायिका जो है, चूंकि हमारी जो सरकार है वो निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है, और निचले सदन में स्पष्ट बहुमत अगर कोई ले आता है तो उसके बाद वो सरकार अत्यधिक जो है शक्तिशाली हो जाती है। तो अगर मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था होने का यही एक हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि कभी भी विधायिका जो है सरकार के खिलाफ बहुत कम मामलों में जाती है। यदि ये गठबंधन सरकार हो तब तो बात अलग होती है, लेकिन यदि बहुमत वाली सरकार होती है तो कार्यपालिका जो है उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रह पाता है। इसके अलावा संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण और संतुलन के बारे में, बल्कि एक संकेत ही दिया है। जैसे कि अनुच्छेद 50 में कहा गया है, अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी कार्यपालिका और विधायिका के पृथक्करण की बात सीधी सीधी नहीं कही गई है। अगर अमेरिकी संविधान की बात करें तो वहां पर ज्यादा शक्ति पृथक्करण है, क्योंकि वहां पर कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति के पास असीमित अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण के लिए विशेषाधिकार संसद को दिए गए हैं। ठीक है, तो वो एक अंतर भारतीय जो संसदीय व्यवस्था है उसमें और जो अध्यक्ष व्यवस्था आपके अमेरिका में है उन दोनों में देखने को मिलता है। तो ये है नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के बारे में जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों, इसी तरह से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के कोर्स में, जो कि आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर वर्तमान में चल रहा है। वहाँ पर पॉलिटी के कंप्लीट वीडियोस का कवरेज आपको मिलेगा, जिसके साथ साथ आपको बहुत से प्रीलिम्स के लिए प्रश्न जो कि क्विज के फॉर्मेट में होंगे, और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, ये सभी मिलेगा। तो आज ही जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आरएस जंक्शन को यूट्यूब प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप वहाँ ज्वाइन करके और इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। चलिए, मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में दूसरा कोई प्रश्न लेकर, दूसरा कोई एक अवधारणा लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।